आज की इस क्लास में स्वागत है सभी बच्चों का। आज हम बात करेंगे आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं और उनकी परिभाषा क्या है। आयनिक यौगिक यानी कि आयनिक शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द है, तो ये काफी प्रचलन में है, इसीलिए आयनिक यौगिक ही कहने लगे हैं। वैसे हिंदी में इसे वैद्युत संयोजी यौगिक भी कहते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे एक ही बात, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं ये। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आयनिक यौगिक जो है वो इसका निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल को, और यहाँ पे इसमें NaCl की बात हम करेंगे, यानी कि NaCl के निर्माण की बात करेंगे। तो NaCl का निर्माण कैसे होगा और क्यों होगा, तो इस बात को हम समझेंगे। देखिए, जो Na यानी कि सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2, 8 और 1 होगा। 2, 8 और 1 होगा। दूसरी नंबर पे अगर हम बात करें Cl की, क्लोरीन की, तो इसका परमाणु क्रमांक जो रहता है वो 17 रहता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 7 होता है। 2, 8, 7 होता है। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और ये कोषों में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। लेकिन एक बात हमें ये ध्यान रखनी है, जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो वो हाइड्रोजन के लिए अगर बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे स्थायी माना जाता है, और तत्वों के लिए 8 होने चाहिए और 18 होने चाहिए, ठीक है, और 32 होने चाहिए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो सोडियम है उसके बाहरी कोष की बात करें तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्थायी कब होगा सोडियम, जब इसके पास या तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं तो इसके बाहरी कोष में 8 हो जाएंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना किसी को दान कर दे तो यहाँ फिर 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह जाएगा। ये 2 केस हो सकते हैं, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन मिलना संभव हो नहीं पाता है, तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब क्लोरीन जो है इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है, आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे जो सोडियम है तो उसका हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये बिंदु से दिखाया हुआ है, एक बिंदु से ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है वो केवल बाहरी कोष से ही होता है, अंदर वाले कोषों में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं होता है। तो इसीलिए हमने बाहरी कोष का यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन सोडियम का दिखा दिया है, और बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक बिंदु से इसे दिखाया है इलेक्ट्रॉन को।
बाहरी कोश को ध्यान रखेंगे कि संयोजी कोश भी कहते हैं। बाहरी कोश को संयोजी कोश कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का लेन देन जो होता है वो संयोजी कोश से में होता है। संयोजी कोश का मतलब संयोजकता से होता है, बैलेंसी से होता है। इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके ये अपने आप को संतुष्ट करता है, संयोजी बनाता है, बैलेंसी सही कर लेता है, अपनी बैलेंसी सही कर लेता है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन था उसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो हमने क्रॉस करके बनाए हैं 7 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से इसे एक देता हुआ दिखाया है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दान कर रहा है। ये एरो का मतलब ये है, इस एरो का मतलब है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना Cl को दे रहा है, ये मतलब है इसका। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, धनावेश आ जाता है। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर आ जाता है ऋणावेश। और जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर उतना ही धनावेश आएगा। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर आया है एक धनावेश, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ग्रहण किया है तो इसके ऊपर आ जाता है एक ऋणावेश। इतनी बात हमारी शायद आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इस समीकरण के द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं। जो सोडियम था उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता तो उसके बाहरी कोश में हो जाते हैं 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया हुआ है और इस पे प्लस चार्ज आ गया है। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये विन्यास हो गया है कैसा, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे स्थायी विन्यास मानेंगे। अब क्लोरीन है, इसके बाहरी कोश में 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉन जो था इसने क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। अब इसके पास हो गया है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो माइनस चार्ज आ गया। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे माइनस से दिखाते हैं वो, और जितने ग्रहण करता है उतना ही माइनस चार्ज लगाते हैं। एक ग्रहण कर रहा है तो एक यहाँ पे हमने Cl के ऊपर माइनस चार्ज लगाया है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 2 8 7 था वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 8 और 8 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे NaCl का निर्माण इसीलिए होता है। Na और प्लस Cl मिलकर के क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। ये बात हमें समझनी थी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो गया है आयनिक यौगिक का। क्योंकि ये जो है आयन है, Na प्लस जो है और Cl माइनस, ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आयनों के बीच में क्या बनता है, ये बॉन्ड बनता है, NaCl के बीच में बंध बनता है। यानी कि NaCl के यानी कि आयनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। और आयनों के बीच में क्या होता है, एक बाबंध का निर्माण होता है। इसी को आयनिक बंध कहते हैं और ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ये एक बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल है, उसी की हमने चर्चा की है। और भी एग्जाम्पल की चर्चा हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 1-2 एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। जैसे Mg का एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, Mg और प्लस Cl2 तो ये भी प्लस में रहता है और ये माइनस में रहता है। गिब्स में क्या बनता है, MgCl2 ये बनता है।
ऐसे ही CaCl2 का भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, Ca प्लस Cl2 गिव्स CaCl2। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने दिखा दिया है। तो 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं, इन्हीं को आप ध्यान रखेंगे। यानी Cl को हमने समझाया है तो वो आपके समझने के लिए हो जाएगा, वो आपके समझने के लिए हो जाएगा। बाकी जो है एग्जाम्पल हमने आपको डायरेक्ट बता दिए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान रखेंगे। इनमें भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। जैसे हम यहाँ पे जो Mg प्लस Cl2 लिख रहे हैं, तो ये जो MgCl2 बनता है, तो यहाँ भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। क्योंकि इसका MgCl2 की बात चलिए कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं और बात हम MgCl2 की करना चाह रहे हैं, तो देखिए Mg जो है तो ये क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8 और 2, तो इसके बाहरी कोष्ठक में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 1 और 2 बाहरी कोष्ठ के इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे। और Cl2 की बात कर रहे हैं, Cl2 की बात कर रहे हैं, तो Cl के बाहरी कोष्ठ में इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। तो आप लिख सकते हैं इसके 2, 8, 7 के मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन के इसको कमी है। तो यहाँ पे आप Cl लिखेंगे और यहाँ पे आप Cl लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है। ठीक है, और इनके बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, डॉट से दिखा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके भी दिखा देते हैं, किसी और कलर से दिखा दे, चलिए किसी और कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये Mg के पास 2 ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये Mg क्या करेगा भाई, उसी को इलेक्ट्रॉन देगा कि जो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देने से यहाँ इसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा नहीं, तो ये 2 लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 Cl आते हैं। MgCl2 इसीलिए लिखा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों लिखा जाता है, तो एक ये ले लेता है इलेक्ट्रॉन और एक ये ले लेता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये Mg क्या करता है, ये Mg क्या करता है, ये यहाँ पे त्याग करता है 2 इलेक्ट्रॉनों का, और Mg पे यहाँ आता है 2 प्लस चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। यहाँ पे 2 प्लस चार्ज आता है। ऐसे ही Cl क्या करता है, Cl2 क्या करता है, ये यहाँ पे Cl2 क्या करता है, 2Cl लिखे तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे ये जो है 2Cl माइनस बनता है। तो अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, यानी कि 2Mg प्लस और प्लस 2Cl माइनस जब मिलते हैं तब यहाँ पे बनता है MgCl2, ऐसा होता है। तो इस समीकरण को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे इस प्लस वगैरह को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आयन है। तो आयनों के बीच में ये बॉन्ड बनता है, MgCl2 के बीच में बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसे आयनिक बंध और ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं।
तो ये हम उदाहरण इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं आयनिक यौगिक की परिभाषा। तो आयनिक यौगिक की परिभाषा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा हमने यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे लिखी हुई है, इसको ध्यान दें। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इस परिभाषा को भी आप ध्यान रख सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो आयनों के मध्य बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, इसको भी आप लिख दें। दूसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक धातु होगी और दूसरी अधातु के बीच ये बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का दान करती है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जब एक धातु किसी दूसरे अधातु को इलेक्ट्रॉन देती है तो उसके बीच में एक बंध बनता है जिसे आयनिक बंध कहते हैं, और ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। फिलहाल हमने एक परिभाषा, अगर ये आप लिख देंगे तो ये इतने से काम हो जाएगा। तो एक दो पॉइंट और लिखे हुए हैं, जैसे इसको हम पढ़ देते हैं। ये है अधातु तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। धातु क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं और क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। तो ये धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग करती है। धातु वही है जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, अधातु वो है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला क्या बनाएगा, वो धनायन बनाएगा, ग्रहण करने वाला ऋणायन बनाएगा। ठीक है, ये अगला पॉइंट जो है तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो होती है, क्यों ये सब होता क्यों है, तो संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में आप देखें। ये सब क्या करते हैं, अपने कोष को पूर्ण करना चाहते हैं, अपने बाहरी कोष में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, इसीलिए ये सब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी बात हम ध्यान रखेंगे। हमारे ख्याल से इस बात को हम लोग समझ गए हैं। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, अभी तो नहीं है, आगे की आगे देखा जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने बात की है। अब हम आयनिक यौगिकों के क्या बात करेंगे, गुण धर्मों को लेकर के बात करेंगे। आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पे हमने इनकी प्रकृति की बात यहाँ पे करना चाहेंगे। भौतिक प्रकृति, ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। देखो चाहे सोडियम क्लोराइड सभी लोगों ने देखा है, नमक है। ठीक है, आप डेला जमा हो और जमीन में मार दे, कहीं पे मार दे, फर्श पे मार दे, तो वो बिल्कुल टूट जाता है, भूस हो जाता है, छोटे छोटे बहुत महीन टुकड़ों में बट जाता है। इसी को भंगुर कहते हैं। कठोर का मतलब आप समझते हैं, ठोस का मतलब ठोस तो होते हैं। ठीक है, इनका हम पीस के यूज करते हैं नमक को। बड़ा नमक भी आता है, बड़ा नमक भी आता है, कंकड़ वाला नमक जिसे हम कहते हैं। तो वो ठोस भी होता है, कठोर भी होता है, भंगुर भी होता है। भंगुर का मतलब यही है, इसे में हथौड़ी मारे तो बहुत महीन चूर्ण बन सकता है, बहुत छोटे पीसों में जो बट जाए। ठीक है, तो उसी को भंगुर कहते हैं, उसी को भंगुर कहते हैं। तो इसमें यानी Cl इसका नाम ध्यान रखें, MgCl2 इसका नाम ध्यान रखें, CaCl2 इसका नाम ध्यान रखें, कैल्शियम क्लोराइड। एक दो नाम हमें ध्यान हर समय होने चाहिए, यही एग्जाम्पल हम लिखते हैं और इन्हीं का नाम ध्यान हो तो उससे क्या होता है, आसानी रहती है हमें। और भौतिक गुण, ये हम कैसे गुणों की बात करें, भौतिक गुण है ये या सामान्य गुण कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके गलनांक। अगला पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक इनके अधिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, बट हम समझ लेते हैं, थ्योरी में समझ जाएंगे तो लिख भी सकते हैं, और इतना भी लिख दें तब भी पर्याप्त है।
देखिए गलनांक और क्वथनांक इनके क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्यों अधिक होते हैं, क्योंकि देखिए जो Na की अगर हम बात करें, NaCl की बात करें, तो ये क्या बनाते हैं, एक जालक बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, एक जालक बनाते हैं। और ये जालक जो होता है इस तरीके से बना होगा, आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, पास पास ये सब रहेंगे, एक ऐसे बाउंड्री बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक Na प्लस होगा और दूसरा इसमें Cl माइनस होगा। एक Na प्लस होगा, दूसरा Cl माइनस होगा। तो ये बिल्कुल भरे हुए होते हैं इसमें। तो एक इसमें आप Na प्लस लिखेंगे, Na प्लस दिखाएंगे और एक दूसरे को Cl माइनस दिखाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में Na प्लस है ये और ये Cl माइनस है, तो प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आकर्षण बल इनमें बहुत ज्यादा होता है। इसे स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। तो स्थिर वैद्युत बल इसके अंदर पाया जाता है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ये ठोस अवस्था में है, गलनांक की बात करेंगे, यानी कि इनको हम गलाने की बात करेंगे, तो इसको गलाने के लिए इनके बीच का जो आकर्षण बल है उसको तोड़ना पड़ता है। तो उस यहाँ पे हमें ज्यादा ऊर्जा परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका गलनांक अधिक होते हैं। सेम चीज क्वथनांक में है, आप इसको वाष्प में बदलेंगे, वाष्प में भाई गलाने के बाद ही कोई चीज गलेगी, तब उसकी वाष्प बनेगी। तो पहले गलाने में ही ज्यादा ताप परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्वथनांक का मतलब इसे वाष्प में बदलने का काम करेंगे, तो वाष्प में बदलेंगे तो और ज्यादा हमें ताप परिवर्तन करना पड़ता है। तो यानी कि इसीलिए इसके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि इनके मध्य में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसके तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वथनांक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम सही करके यहाँ लिख दें, क्वथनांक। चलिए इसको क्वथनांक जो है यहाँ पे थोड़ा ये गड़बड़ है, तो यहाँ पे क्वथनांक, ये क्वथनांक इस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे, का आधा बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे घुलनशीलता की। घुलनशीलता का मतलब ये किसमें घुलते हैं, ये जल में घुल जाते हैं। किसमें घुल जाते हैं, ये जल में घुल जाते हैं। देखो ये आयनिक होता है, आयनिक यौगिक हैं, और आयनिक होंगे तो वो ध्रुवीय होंगे, और जल भी ध्रुवीय होता है। तो जो ध्रुवीय ध्रुवीय जो होते हैं वो जरूर घुल जाते हैं, और ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं घुलते हैं। एक नियम है रसायन विज्ञान में, समान समान को घुलता है, अर्थात ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल और कैरोसिन का जो तेल होता है उसमें अघुलनशील होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद विद्युत चालकता की बात करेंगे। तो विद्युत चालकता यानी कि जो इनका जलीय विलयन है, आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन, और जलीय विलयन हो या इसको गला लिया जाए तो फिर वो विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन केवल ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। केवल ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। देखिए इसका अगर आप प्रयोग भी करना चाहें तो प्रयोग भी कर सकते हैं। एक गिलास में आप आसुत जल ले लें। ठीक है, जल कैसा होना चाहिए, आसुत जल। आसुत जल के मतलब शुद्ध जल, और शुद्ध जल में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और इसमें आप क्या डाल दें, इसमें आप डाल दें NaCl। इसमें क्या डालें, NaCl, और इसमें भर दें जल, इसमें भर दें जल। फिर दो यहाँ पे राड लगा दें। ठीक है, यहाँ पे दो जल भरने के बाद राड लगा दें।
और इनमें क्या करें, विद्युत प्रवाहित कर दें, तार आर जोड़ के विद्युत प्रवाहित कर दें। तो आप फिर देखेंगे कि इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें विद्युत प्रवाहित हुई है, और यहाँ पे बुलबुले टाइप के भी दिखाई देंगे, और NaCl में आपको पता चलेगा कि ये विद्युत प्रवाहित हुई है। तो यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है कि क्योंकि ये क्या है, आयन है, आयन में विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है ना। जितनी हमारे पास बैटरी वगैरह है, इन्वर्टर हम चलाते हैं तो उनमें H2SO4 भरा होता है, तो वहाँ पे आयन होते हैं, उनमें विद्युत प्रवाहित होती है। तो ये ध्यान रखना है कि जलीय विलयन गलित रूप में विद्युत का चालन ये करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो ये 4 पॉइंट अगर हम ध्यान रख लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो इतने में हमारा कार्य हो जाएगा और आयनिक यौगिक की जो बात है हमारी स्पष्ट हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।